आते हैं हम लोग अपने सीधे टॉपिक पर। टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, सक्सेस मंत्रा फॉर टीचर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। आप लोगों ने जब इस जॉब में आए होंगे तो कोई ना कोई परीक्षा दी होगी, और उस परीक्षा में नॉर्मली हमारा एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं आईक्यू लेवल टेस्ट। आईक्यू में हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, और इंटेलिजेंस टेस्ट के बेस में हमको हमारे संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों का हम सही सही उत्तर दे देते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जीवन में कई बार हम ऐसा देखते हैं कि सिर्फ सही उत्तर अपने विषय के अकाउंट्स का, टैक्स का, मैनेजमेंट का सही उत्तर दे जाने से ही सफलता मिल जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से शुरू करता हूं। एक डॉक्टर आपको फेंक के दवाई दे दे और बोले खा लो, कल तक ठीक हो जाओगे, तो मैं सही मानिए कि उस दवाई से हम कभी ना ठीक हो पाएंगे। लेकिन वही डॉक्टर अगर दवाई प्यार से दे, बेटा इसको लीजिए, बस अब आप पानी पीजिए, देखिए आधे घंटे में आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल हंसते रहेंगे, तो दवाई का असर होने से पहले ही शायद हम आधे ठीक हो जाते हैं। इसीलिए इसी प्रकार से हम प्राध्यापकों के जीवन में भी इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, या इमोशनल कोशेंट जो है, इसके बारे में डैनियल गोलमैन ने अध्ययन किया था, और ये बताया था कि जीवन में सफलता के लिए आपकी पढ़ाई या इंटेलिजेंस लेवल ही मायने नहीं रखता। क्योंकि कई बार आप लोगों ने स्वयं भी सुना होगा कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि एक सफल शिक्षक बने। ये शायद आप सभी स्वीकार करते होंगे कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो सही और एक सबसे अच्छा शिक्षक कहलाएगा। जीवन में ऐसा नहीं है। एक ऑर्डिनरी मीडियोकर 60% पास वाला भी शायद एक अच्छा प्राध्यापक बन जाता है। तो क्या कमियां हैं हमारे में या उस गोल्ड मेडलिस्ट में कि वो एक अच्छा प्राध्यापक नहीं बन पाया। हम प्राध्यापक स्पेशली जब अपनी कक्षाओं में रहते हैं तो 40 विद्यार्थियों की 80 आंखें, निगाहें हमारी ओर रहती हैं, और वो हमारे को नीचे जूते से लेके ऊपर सर के बाल तक देखता है। और जो एक पुराना अध्ययन अभी आया है उसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले उसकी नजर आपके जूते पे पड़ती है, जिसको लापरवाही से लोग ब्रश भी नहीं करते, तो सबसे पहले उसकी नजर कहते हैं जूते पे पड़ती है, और फिर आपके पूरे शरीर पे और आपके कपड़े कैसे पहने। और अगर आप कभी फीडबैक लें, जब बड़ा बच्चे हो जाते हैं तो बताएगा सर वो टीचर, अरे सर उनके तो जूते इतने गंदे रहते थे, क्या बताएं सर, उनकी तो पैंट इतनी। अब आपको पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपको जूते और पैंट से क्या लेना देना। लेकिन नहीं, ये बहुत मायना रखता है जीवन में हर चीज हमारे लिए। हम एक प्राध्यापक हैं, हम लगभग 6 से 8 इंच डायस के ऊपर बाकी विद्यार्थियों से ऊपर खड़े रहते हैं। तो वो उस ऊपर खड़े रहने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस ऊपर का लेवल भी हमको मेंटेन करना पड़ता है। और जब हम पढ़ाने जाते हैं कक्षाओं में, तो क्या क्या हमारे लिए जरूरी है और कैसे कैसे हम बिहेव करते हैं, और क्या हम अपने आप में सुधार करें जिससे हम सफल शिक्षक बन पाए। क्योंकि जैसे हमारे ही आप ही बहुत सारे अभी प्राध्यापक जुड़े हुए, सभी प्राध्यापकों में आप कहीं ना कहीं ये पाते हैं, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कई प्राध्यापकों को हम लोग मजाक बनाते थे, कई प्राध्यापक हमें बहुत अच्छे लगते थे, कई स्ट्रिक्ट लगते थे। उन सबसे हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीखना हमसे उनसे भी चाहिए था जिनके हम मजाक बनाते थे कि कम से कम हमें ऐसा तो नहीं बनना है। अगर आज हमारी भी फिर से मजाक उड़ रहा है क्लास में, तो फिर हमने सीखा कुछ भी नहीं है। तो आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पहला टॉपिक था, और ये मुझे सौभाग्य भी था मेरा कि मुझे पहले ही दिन मिल गया। क्योंकि ये टॉपिक पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ जरूरी ये है, क्योंकि जो क्लासरूम में हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, टैक्स पढ़ाते हैं, वो तो पुस्तकों से पढ़ भी लेंगे, पावा सर क्या पढ़ाएंगे नया। तो कम से कम ये टॉपिक एक ऐसा लिया है मैंने जो हमारे सफलता की कुंजी है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है देखिएगा अभी, जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट। एरिस्टोटल ने कहा था नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। सर्वप्रथम अपने आप को जान लेना, मैं हूं क्या, कर क्या रहा हूं, कहां हूं, कैसा हूं, ये जान लेना ही सबसे कठिन है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको परिभाषा के साथ ही। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस। कई बार मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि आज अच्छा नहीं लग रहा है यार। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई पूछे क्यों, क्या हुआ, यार समझ में नहीं आ रही लेकिन अच्छा नहीं लग रहा।
समझ में नहीं आ रही, आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आप डॉक्टर को भी बोलेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या, तो काहे की दवाई देगा आपको? उसकी समझ में आप ही के नहीं आ पा रहा है कि भाई पेट दर्द है, सिर दर्द है, कहाँ के कारण है, क्या है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी भावनाएं, जैसे हम कहते हैं कि कई बार लोग हमारे बारे में कहते हैं कि ये सब घर का गुस्सा यहाँ लाके निकालती है, बच्चे ऐसा कहें कि घर का गुस्सा यहाँ लाके निकालते हैं, ये टीचरों के ऊपर बहुत उंगली उठती है, तो हम घर का गुस्सा यहाँ नहीं निकालते, तो गुस्सा क्यों है हम, और अगर हैं तो उसका प्रबंधन कैसे करें। हाउ टू मैनेज योर ओन इमोशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडर इमोशंस। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कंप्यूटर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमारी भावनाएं तो होंगी, और वो जो भावनाएं हैं, कहते हैं ना कि चेहरे से बचा रखना। अगर चेहरे पे दिख रही है हमारी भावनाएं कि सर कहीं से लड़के आए हैं, गुस्से में हैं, इसीलिए हमको गुस्सा करना शुरू कर दिया है। एक हमारी बड़ी बुरी आदत होती है, छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, कि कक्षा में हम जाते हैं, बच्चे कम आए बैठे हैं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, क्या है तुम लोग क्लास नहीं आते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। अरे सर हम तो आए बैठे, जो नहीं आए बैठे हैं वो घर में, उनको चिल्लाओ ना, चिल्ला आप हमको रहे हो जो हम आए बैठे। तो हम लोग कभी कभी अपनी कमियों को अगर देखें तो लगता है कि हाँ हम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर ओन इमोशंस एज वेल एज recognize and influence the emotions of those around you। अपनी भावनाओं को तो समझिए ही समझिए, अपनी भावनाओं को तो कंट्रोल में रखिए ही रखिए, उनका प्रबंधन सही दिशा में करिए। इसके साथ ही साथ आपके साथ जुड़े जितने लोग हैं, आपके साथी प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, शासन है, समाज है, और सबसे ऊपर आपके स्वयं के विद्यार्थी हैं, उनकी भावनाओं को भी समझिए। वो भी दूर दराज जाते हैं, ट्रेन से लेट हो सकते हैं, बस से आ रहे लेट हो सकते हैं, गाड़ी खराब हो सकती है, तरह तरह की समस्याएं जो आपके जीवन में होती हैं वो उनके जीवन में भी हो सकती है। उनकी भावनाओं को समझिए। वो 18 से 21 वर्ष का जो आपके पास विद्यार्थी आता है, कभी आप भी उस दौर में गुजरे हैं, कभी आप समझने का प्रयास करते हैं कि जो उनकी भावनाएं हैं कभी हमारी भी रही होंगी, हमारे भी प्राध्यापक ने हमारे साथ कुछ कहा बोला होगा, हमें भी नाराज हुआ होगा, हमें वो बात बुरी लगी होगी। अगर वो प्राध्यापक ने हमें नाराज हुआ, हम देर हुए थे, जेन्युइन कॉज था कि मेरी गाड़ी खराब हुई थी, उसके बाद भी प्राध्यापक ने डांटा था, हमें बुरा लगा था, उसके बाद फिर हम वही अगर खुद करें अपनी कक्षा में, तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर रहा। आज हम प्राध्यापक बन गए इसलिए, अगर हम सामने वाले की भावनाओं की कदर ना कर सके, उसको समझ ना सके, तो शायद हम एक सफल शिक्षक नहीं बन पाएंगे। एक सफल शिक्षक के पीछे सबसे बड़ी जरूरत ही आवश्यकता यही है कि अपनी भावनाओं को समझिए, सामने वालों की भावनाओं को समझिए, और फिर अपने आप को कहते ना कि मेरा जूता आपके मुझे कहाँ काट रहा है ये मैं ही जानता हूं। मेरा जूता आप पहन के भी नहीं, मेरा जूता मेरे पांव में पहन के आप चलिए तब पता चलता है। तो आपको उसका जूता पहन के उसके पांव में चल के देखना है, उसका जूता आपके पांव में नहीं काटेगा। तो अपनी भावनाओं को समझना है, सामने वाले की भावनाओं को समझना है, और फिर दोनों को इस तरह से दोनों का मिश्रण करना है कि आप एक सफल। इसीलिए तो कहते हैं कि जैसे विद्यार्थी बाहर जाता है तो कुछ प्राध्यापकों के गुणगान करता, अरे यार ये, और इतने में ही दूसरा प्राध्यापक जल जाता, अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो अपना दिखाने भर की बात करता है, इसको आता क्या है। क्योंकि वो नहीं सफल हो पा रहा, इसलिए वो सामने वाले को क्रिटिसाइज करने बैठ जाता है। तो इसमें पूरे अध्ययन में आप ये पाएंगे कि अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है, और कैसे एक सफल प्राध्यापक बनना है। ये देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस के साइंस, एन अवेयरनेस ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। सबसे पहली चीज ये है कि हमको अपने बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी सीमाएं क्या है। सब में होती हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि मेरी सीमाएं नहीं है, मेरे में केवल स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है, या मेरे में लिमिटेशन ही लिमिटेशन है, स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं जो आपको स्वयं को नहीं मालूम रहती, और इसीलिए आप उनका सही उपयोग नहीं कर पाते। तो एन अवेयरनेस, अपने बारे में पहले बार बार बैठ के सोचिए, समझिए कि मेरी क्या कमजोरियां हैं और मेरी क्या अच्छाइयां हैं। जब तक मैं इसको नहीं पता लगा पाऊंगा तब तक मैं आगे जिंदगी में नहीं पढ़ पाऊंगा। दूसरों की कमजोरियां, लिमिटेशंस को भूल जाइए, आप अपने आप के बारे में अवेयर होइए। द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस।
हम प्राध्यापकों के साथ कई बार कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना आपा खो बैठते हैं। एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, हम 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और उसमें से एक बच्चा कुछ हरकत कर जाता है। उसके बाद क्या लगता है हमको? थोड़ी देर, 1 मिनट को तो लगता है, आप लोग तो जवान हैं इसलिए आप लोगों को ज्यादा लगता है ये सब, अब हम लोग तो काफी मैच्योर हो चुके हैं, आप लोगों को तो लगता होगा गला पकड़ो इसको, अभी बताऊं मैं क्या है ये। लेकिन क्या वो कर सकते हैं? नहीं, शायद नहीं कर सकते। शायद क्या, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो एबिलिटी टू मैनेज योर इमोशंस इन डिफिकल्ट सिनेरियोज बहुत आते हैं हमारे सामने, परीक्षा में भी आते हैं, हमारी क्लासरूम में भी आते हैं, हमारे कलीग्स के साथ भी आते हैं, मैनेजमेंट के साथ भी। तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल में रखना और क्या उस समय कैसा बिहेव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। सिंपैथी और एम्पैथी में यही फर्क है। एम्पैथी ये है कि सामने वाले की भावनाओं को भी जानना। हो सकता है जिस बच्चे ने उस तरह की हरकत की है वो किसी अपनी पुरानी बात को सोचते हुए उस भावना में बह गया, अनजाने में कर बैठा। जब अनजाने में कर बैठा है तो मुझे ये भी है कि सामने वाले को 1 मिनट का मौका अगर मैं दूं तो वो 1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके जीवन में, अभी मैं बताऊंगा। आगे भी एक उदाहरण दूंगा कि 1 मिनट का जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो फीलिंग्स ऑफ एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स, उनके बारे में भी सोचिए। वो किस दौर से निकल के आ रहा होगा, हो सकता है वो सुबह से न्यूज़पेपर बांट के थका हारा हो, उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, आप पढ़ा रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, 39 बच्चे बाकी भी पढ़ रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन एक वो जो भावनाओं में बह गया, उस कारण से क्लास डिस्टर्ब तो हुई। लेकिन क्या आप भी उन्हीं भावनाओं में बह जाएंगे? नहीं, उनको समझना है उसकी क्या भावनाएं हैं, क्या ऐसा हुआ, और कोशिश ये करें कि उसको डांटने से अच्छा उसकी थोड़ी सी तारीफ करें तो सामने वाले को लगेगा कुछ गलत तो हो गया। लेकिन हम कभी कभी ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे विपरीत ही चला जाता है। इसके बाद एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब व्हाट पीपल आर फीलिंग। जो 40 बच्चे मेरे सामने बैठे रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कई बार मुझे कि मैंने पढ़ा दिया, उन्होंने समझ लिया। एक एक बच्चों की आंख में आंख डाल के देखिए, आपको फीडबैक लेने की जरूरत ही नहीं है, उनकी आंखों से ही आपको फीडबैक मिल जाता है कि वो वाकई समझ रहे हैं कि नहीं है, उनकी भावनाएं क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपकी क्लास में, कैसा वो बैठे हैं आपकी क्लास में, क्या फील कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा अगर सफल बनना है तो। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी पर्टिकुलरली अबाउट अदर पीपल। दूसरों के बारे में जानने के बारे में हमारे में एक अलग फील होना चाहिए, भावना होनी चाहिए कि दूसरों के बारे में जाने। तो आप अपनी क्लास के 40 बच्चों के बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप गहराई से जानेंगे तो एक मर्सिडीज कार से लेने आने वाला बच्चा भी होगा उसमें, और एक वो भी होगा जो सुबह सब्जी का ठेला लगाता होगा और आपकी कक्षा में आता होगा। तो स्ट्रॉन्ग सेंस एंड क्यूरियोसिटी, पता लगाने का कि आखिर क्या है मेरे पास, किस टाइप की वैरायटी, और मुझे कैसे उसको, क्योंकि एक प्राध्यापक ही है, टीचर ही है जो हर वैरायटी के बच्चों को साथ लेके चल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं चल पाते, लेकिन हमसे अपेक्षा करता है समाज कि हम सबके साथ बराबरी का बर्ताव करें और सबको कुछ नया दें। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। द इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड्स अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस अमंग द टीचर्स so that they can understand their own emotions and others। ये परिभाषा में ही मैं आपको बता चुका हूं कि एक प्राध्यापक के लिए ये सबसे ज्यादा, मैंने कहा 2 लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक डॉक्टर्स वगैरह के लिए और एक प्राध्यापक के लिए, क्योंकि ये 2 से अपेक्षाएं समाज की बहुत होती हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि हम अपने आप के बारे में अवेयर हों। हमारे मुंह से कभी ये नहीं होना चाहिए कि आज अच्छा नहीं लग रहा, आज क्लास लेने का मूड नहीं है, आज ये हो गया, आज वो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हम करने क्या जा रहे हैं, और इसीलिए गुस्से की भावनाओं में, और वो एक बार आपका 40 विद्यार्थियों के सामने अगर इमेज गड़बड़ हुई तो उसको सुधारने में पूरा जीवन लग जाएगा, सुधर नहीं पाएगा शायद हो। एंड दैट इज व्हाई इट इज राइटली सेड, यू डू नॉट गेट अ सेकेंड चांस टू इम्प्रूव योर फर्स्ट इंप्रेशन। एक इंप्रेशन जो बच्चों पर पड़ गया आपका, वो फुल एंड फाइनल है, फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
It also facilitates the teaching professions to know the strengths and weaknesses and to enhance the self-confidence. जैसे मैं अपने बारे में जागरूक हो जाऊंगा, अवेयर हो जाऊंगा, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानने लगूंगा, जितनी जल्दी मैं ये अपने आप में कर पाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा आप अभी नए हैं। नए मतलब 8-10 साल बहुत ज्यादा नहीं होता जीवन में। हम लोगों को 40 साल हुए और आज भी हम लोग रोज सीखते हैं, और रोज 18 साल का नया बच्चा जो आता है रोज हमें कुछ नया सिखा जाता है। तो हमारे जीवन में तो रोज सीखने का होता है, प्राध्यापक का जीवन तो रोज नया कुछ सीखने के लिए ही होता है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे, कुछ टीचर्स के साथ बच्चे इतना मिल जाते हैं, इतने अच्छे से उनके साथ मिलते हैं कि बाकी के बचे हुए स्टाफ रूम के टीचर्स चिढ़ने लगते हैं। इसी को क्यों पूछते हैं? अब इसी को क्यों पूछते हैं? ना वो हैंडसम है, ना वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो बच्चों को इस तरह से ज्ञान देता है कि बच्चे उससे प्रभावित हुए। तो बिल्डिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशन के लिए बहुत जरूरी है कि इमोशनली हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तभी देखोगे आप कि कुछ बच्चे कुछ टीचर्स के साथ जान देने को तैयार है। नहीं सर आप हैं, आप ही कक्षा लेंगे, आप ही पढ़ाएंगे, सर आप हैं, आप ही की बात हमारी समझ में आती है। अन्यथा उनको कितना भी आप अच्छे से अच्छी किताब दे दें, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो आपके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। तो एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए भी ये बहुत अनिवार्य है। Different kinds of conflicts and misunderstandings between the teacher and the student can be resolved if the teachers are emotionally capable and intelligent. आए दिन हम प्राध्यापकों की किसी न किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट बच्चों के साथ होती रहेगी, क्योंकि ये पीढ़ियों का गैप है। 18 साल का बच्चा 40 साल का टीचर वो नहीं समझ पाएगा 18 साल वाले को, 18 साल वाला 40 साल की नहीं समझ पाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स और साधारण लोगों के बारे में कहा जाता है कि ट्राई एंड फाइंड अ डॉक्टर ऑफ योर ओन एज सो दैट बोथ ग्रो ओल्ड टुगेदर। एक 60 साल वाले की क्या पीड़ा है वो 18 साल का डॉक्टर समझ सकता है क्या? 20 साल का वो नहीं शायद समझ पाएगा। इसी तरीके से प्राध्यापकों के साथ भी ये बहुत जरूरी है कि आए दिन किसी न किसी तरीके के छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है। सर आपने सबके सामने मुझे डांट दिया, सर आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सर आप तो ऐसा बात कर देते हैं, सर आपने कोई जाति धर्म पे बात कर दी, सर आपने मेरे माता पिता के बारे में ऐसा बोल दिया, सर वो बच्चा बहुत बीमार था आपने उसके बारे में ऐसा। छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी तूल पकड़ जाती हैं। हमको इनसे बचना है, और ये तभी बच सकते हैं जब हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे, अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, सामने वाले की भावनाओं को समझते होंगे, उसकी कदर करते होंगे। तभी एक स्ट्रांग स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप बन पाएगा। और इसीलिए कुछ प्राध्यापक ये महसूस करते हैं कि साल दर साल बच्चा मुझसे मिलने आता है, शिक्षक दिवस पे आता है, मुझे नमस्कार करता है, मुझे बाजार में मिलता है, मेरे को बहुत सम्मान देता है, लेकिन दूसरे को नहीं मिलता। फर्क केवल इतना ही है कि एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। An emotionally intelligent instructor knows well how to manage a classroom more successfully. आप लोगों ने खुद देखा होगा, कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि टीचर 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के मैं यहाँ एक उदाहरण दे देता हूँ। एक वो जो आप क्लास में कुछ भी करो, खाना खाओ, टिफिन खाओ, चिप्स खाओ, वो कुछ नहीं बोलता, जो करना करते रहो। और एक वो होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बिल्कुल ईमानदारी से आपको क्लास में डांट के रखता है और पढ़ाता है। उस उम्र में बच्चे को लगता है जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, क्लास में बहुत ईमानदारी से पढ़ाता है, वो बहुत सारे बच्चों को उस उम्र में पसंद नहीं आता। उस उम्र में वो पसंद आता है कई बार, कह रहे टिफिन खाने दे रहा है, अरे चिप्स खाने दे रहा, बहुत बढ़िया टीचर, ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन सही मायने में जो टीचर आपको चिप्स खाने देता है, टिफिन खाने देता है, क्लास में आओ नहीं आओ, वो टीचर आपका कैरियर खत्म कर देता है। इसलिए क्योंकि आप पढ़ने गए थे, उसने पढ़ाने के अलावा सब किया, बुरा उसका नहीं हुआ, उसका तो हर साल इंक्रीमेंट लग रहा, बुरा तो आपका हो गया जो होना था। तो इमोशनली इंटेलिजेंट इंस्ट्रक्टर वो होता है जो 1 मिनट के लिए क्लास में जोक भी कर लेगा और फिर वापस ले आएगा बच्चों को, चलिए हाँ तो अपन कहाँ थे, तो बच्चे फिर से जागरूक हो जाते हैं, हाँ यार। तो टीचर को एक बैलेंस बनाना पड़ता है बीच में कि 40 मिनट के लेक्चर में मुझे 20 मिनट के बाद 1 मिनट का पॉज देना है,
फिर कोई बात करनी है, फिर बढ़ाना है। अगर मैं 40 मिनट तक एक तरफा बोलता रहूंगा और आप एक तरफा सुनते रहेंगे तो शायद बच्चा आपसे नहीं जुड़ पाएगा। टीचर कैन होल्ड एंड डील विद डिफरेंट इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन अ हेल्दियर वे। बहुत सारे बच्चे हैं, कई तरह की बातें आपसे शेयर करते हैं, पारिवारिक बातें भी शेयर करते हैं। बहुत सारे प्राध्यापक ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में उसको लेते हैं और बच्चों की मदद करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए ये 5 कंपोनेंट बहुत जरूरी हैं। एक एक को मैंने उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया। बहुत ज्यादा टाइम में आपका टिप्स पे नहीं लूंगा। सेल्फ अवेयरनेस, जिसे मैं कहता हूं कि स्वयं जागरूक होना। एम्पैथी मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना। सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को रेगुलेट करना। मोटिवेशन, जो आप तो कॉमर्स वाले हैं सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एवं सोशल स्किल्स। सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले जो मैंने कहा कि हमको अपने आप के बारे में जागरूक होना, अपनी कमियां, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना, जानना। अपने आप को हम कई बार कह जरूर देते हैं कि हम जानते हैं हम क्या हैं, लेकिन सही मायने में हम नहीं जानते कि हम हैं क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। बहुत क्लियरली हम नहीं जान पाते, कहते जरूर हैं। आगे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो आपको इसके उदाहरण से ही समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसा होता तो है। The ability to stay focused and think clearly even when experiencing powerful emotions. Powerful emotions की बात जब मैं कह रहा हूं कि जब आप बहुत परेशान हैं, घर से परेशान है, प्रिंसिपल से परेशान है, किसी अपने कलीग से परेशान है, समाज के किसी कारण से परेशान है। बहुत पावरफुल इमोशंस हमारे टीचर्स में भी होते हैं जो बहते रहते हैं। स्वाभाविक तौर पे ये होगा हमारे साथ, क्योंकि हम इंसान हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भावना हमारे अंदर भी बहती है। हम आते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, हम क्लास में आए और जोर जोर से चिल्लाने लग जाएंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आता, मेरे को हाथ पैर दर्द। ऐसा नहीं होता। हमारे में बहुत पावरफुल इमोशंस चलते हैं, लेकिन उसको हमको समझना पड़ेगा, उसको हमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज योर इमोशंस अर्ली। बहुत जल्दी हमको अपनी भावनाओं को समझ लेना चाहिए। अगर उसमें हमने देर कर दी, मैंने कहा ना अभी तो आप लोग यंग हैं, बहुत जल्दी मतलब क्लासरूम जाने से पहले, कोई भी क्लास लेने से पहले कभी हम अपनी तैयारी नहीं करके आए हैं, कभी हमारा मूड ऑफ है, कभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बहुत पहले से अपने भावनाओं को समझ लीजिए कि हो क्या रहा है और मुझे क्या करना है। मैनेज योर इमोशंस फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। आप जो भी आपके एक्शंस हैं उसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी है। ये नहीं कह सकते कि वो एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गया, वो तो प्रिंसिपल ने बोला था तो ऐसा हो गया, वो तो टीचर ने बोला तो ऐसा हो गया, वो तो क्लास में मिसबिहेव हो गया। नहीं, आपके हर एक्शन की जवाबदारी आपकी स्वयं की है। नो योर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिट्स, हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। अब देखिए, मैंने एक सिनेरियो लेकर समझाने का प्रयास किया। यू एंड योर कलीग वर अप फॉर सम प्रमोशन, बट शी और ही गॉट इंस्टेड ऑफ यू। दो हैं आप लोग अभी प्राध्यापक, मान लीजिए दोनों के प्रमोशन ड्यू है, पे पोस्ट एक है, एक का प्रमोशन हो जाता है, दूसरे का नहीं होता। क्या होगा आपके लिए, जरा सोच के देखिए। एक का प्रमोशन हुआ, एक का नहीं हुआ। जो अपने आप में अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, जिनका अवेयरनेस लेवल बहुत लो है, उनका बिहेवियर कैसा होगा देखिए। मैंने पार्ट 1 में लिखा, यू मे राइट एन एंग्री ईमेल टू योर बॉस डिमांडिंग रीजंस और थ्रेटनिंग टू क्विट। आप तुरंत एक पत्र लिखेंगे अपने बॉस को कि आप हमें बताइए कि आपने हमको क्यों नहीं प्रमोट किया, और आप नहीं करते हैं तो मैं नौकरी छोड़ के जाने को तैयार हूं। गुस्से में आ गए, फटाफट 2-4 प्रत और लिख दिए, जो नहीं होना था वो भी हो जाएगा। और जो जागरूक है थोड़ा सा, यू रिफ्लेक्ट एंड रियलाइज दैट यस, being honest with yourself, you weren't working as hard as your co-worker and therefore their promotion is well deserved. 2 मिनट को बैठ के सोचिए, ऐसा हुआ क्यों आखिर? दोनों में से एक का प्रमोशन होता, उसका हुआ, मेरा नहीं हुआ। जैसे कई लोग बोलते हैं इसका जुगाड़ है, इसने पैसे दिए हैं, ये इस पार्टी से है, इसकी राजनीतिक लिंक है, तरह तरह की बातें करते हैं। वो उचित नहीं है। अगर आप बैठ के आप 10 मिनट तक सोचिए कि ये 2 का प्रमोशन होना था, स्वाभाविक है आप भी मान रहे हैं प्रमोशन आपका भी होना है, वो भी मान रहा है प्रमोशन उसका भी होना है। होना तो एक ही का था। एक तरीका यही है कि आप गुस्से में आ जाएंगे, भावनाओं में बह जाएंगे, बॉस को चिट्ठी लिख देंगे कि मैं तो नहीं तो नौकरी छोड़ दूंगा,
जानते भी हैं कि नौकरी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लिख तो दिया। और दूसरा यह है कि अपने आप रेट्रोस्पेक्टिव सोचेगा क्या कमियां रही होंगी, मेरे से वो ज्यादा मेहनत करता होगा, उसका एपीआई हो सकता है ज्यादा हो सकता है उसने मेरे से और ज्यादा क्लास में मेहनत की हो सकता है उसका फीडबैक बहुत ज्यादा हो, इसलिए वो डिजर्व करता होगा तभी तो प्रमोट हुआ। हमेशा ये नेगेटिव सोचते रहना कि नहीं उसका तो जुगाड़ था इसीलिए हुआ, ये गलत सोच है। हमको अपने आप में सुधार करना चाहिए ना। कैसे करना चाहिए? बी अट्यून्ड टू दी आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफाई योर इमोशंस अर्ली ऑन। मैंने कहा ना पहले से ही हमको अपने आप की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर ये प्रमोशन की स्थिति आ रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे सोचना है, मुझे अपने आप में क्या सुधार लाना चाहिए। एक्सेप्ट योर इमोशंस दैट दे आर नेचुरल। भावनाएं नेचुरल होती हैं, कंट्रोल करना बात अलग है। भावनाओं में बहना, भावनाएं रुक जाएंगी, इमोशंस रुक जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, वो तो आएंगी रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ, क्योंकि हम एक इंसान है, रोज हमारे साथ कोई ना कोई घटना होगी और इमोशंस तो आएंगी। तो अंडरस्टैंड अर्ली, ट्राई एंड रेगुलेट देम, नॉट कंट्रोल देम, रेगुलेट देम। अपनी भावनाओं को पॉजिटिवली चैनलाइज करिए, नेगेटिव ना होने दीजिए उसको, उसी भावनाओं को पॉजिटिवली चैनलाइज। जैसे गुस्सा आया ना तो आज गुस्सा है ना, आज मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, आज गुस्से में जाके बच्चों को डांट दूंगा, ये गलत है। आज तो मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। कभी कभी हम क्लास से खुद निकलते हैं, हमको खुद लगता है यार आज मजा नहीं आया, जो पढ़ाया इतने कंफ्यूज हम खुद लगते हैं, लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। पता नहीं, स्वीकार करिए ना, हम लोग टीचर हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है? हम इतने बड़े ज्ञानी हो ही नहीं सकते, सुधार की हमेशा गुंजाइश है। हम आज भी अकाउंट्स पढ़ाने जाते हैं, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में अटक जाएंगे, तो स्वीकार करिए ना। तो अपनी भावनाओं को समझिए। एक्सक्लूड नेगेटिव जजमेंट्स। हम लोग जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं और नेगेटिवली जजमेंटल। हमारे यहाँ तो ये है कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को ऐसा खेलना चाहिए, इतने जजमेंटल हो जाते हैं, जब 150 की स्पीड से गेंद हमारे सिर पे आएगी तो हमको पता चलेगी कि बॉल दिख ही नहीं रही है, लेकिन जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग 1 मिनट में। Recognize how your emotions shape what you perceive, think and do. Learn from your experiences and mistakes. Recognize where you need to improve. Be open to candid feedback and new perspectives. Show a sense of humor and perspective about yourself. ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसा कहा जाता है लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखिए, पास्ट एक्सपीरियंस से सीखिए, पिछली बार क्लास में क्या हुआ था, क्या गड़बड़ी हुई थी, उसको मुझे कैसे रेगुलेट करना चाहिए। हाउ शुड हम एक प्राध्यापक हैं, हमारी ईगो इतनी होती है कि हम क्लास में जाके सॉरी भी नहीं बोलेंगे। क्यों बोले सॉरी? बच्चे की गलती होती है हमेशा, नहीं, हम सॉरी नहीं बोले, लेकिन अपनी भावनाओं से, अपने आव भाव से बच्चों को ये एहसास तो करा दे कि हाँ यार गलती हमारी थी, पिछली बार हमें ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए था। तो लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, एक्सपीरियंसेस, रिकॉग्नाइज वेयर यू नीड टू इंप्रूव, कहां सुधार की गुंजाइश है। बी ओपन फॉर कैंडिड फीडबैक, जो फीडबैक आ रहा है उसके लिए ओपन माइंडेड रहिए। बच्चे अगर कुछ नेगेटिव लिख रहे हैं कि इनकी टीचर की ये हमको बात समझ में नहीं आती है, ये सुधार की गुंजाइश है, तो सुधार की गुंजाइश है, पॉजिटिव लीजिए। कई लोग बोलेंगे अरे ये तो दूसरी मैडम ने ऐसा लिखवा दिया, ये तो दूसरे सर ने, हमको तो मालूम है, सब हमारे लिए दूसरे ही करवाते हैं, हम बहुत अच्छे होते हैं, ये भूल जाइए। शो अ सेंस ऑफ ह्यूमर। नेगेटिविटीज भी जब हमारे जीवन में आती है तो बड़े प्यार से हंसते मुस्कुराते ऐसे लीजिए कि सामने वाले को यह कष्ट हो जाए कि अभी भी मुस्कुरा क्यों रहा है। हम लोग तुरंत अपनी आंखों से और चेहरे से दिखा देते हैं कि हमको गुस्सा आ गया है, नहीं, you have to have that sense of humor and perspective about yourself. Then comes second point, empathy. Genuinely sense and understand people's feelings and needs. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राध्यापक के लिए। कम से कम 40 बच्चे 40 अलग अलग शहर से, 40 अलग अलग जाति बिरादरी से, 40 अलग अलग धर्मों से, 40 अलग अलग परिवारों से, 40 अलग अलग परिवेशों से हमारे पास आते हैं। उनकी भावनाओं को हमने कभी समझने का प्रयास किया है? कभी हमने ये सोचा है कि वो जो बच्चा मेरे पास पढ़ने आया है वो पिछले 10 दिन से खाना भी खाया है कि नहीं? कभी हमने ये
कोशिश करने की, पता लगाने की कोशिश की है कि उसके माता पिता, वो कितने बच्चों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करके उनको समझने का प्रयास करते हैं? बहुत सावधानी से अगर आप बच्चों को सुनेंगे, कभी कोशिश करके देखिए, एक एक दो दो बच्चों को लेके बैठिए और उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, बच्चा आपको भगवान से ऊपर का दर्जा देगा। उनको पहचानने की कोशिश करिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। आप स्वयं देखेंगे कि कक्षा के अंदर आपका एटीट्यूड टोटल बदला हुआ होगा। अभी तो हम जाते हैं, चौक डस्टर लेते हैं, सीधे पढ़ाने लग जाते हैं। हमको क्या लेना देना, बच्चा सब्जी बेच के आया है कि बेचा नहा के आया है, कि बच्चे के माता पिता बीमार हैं, कि बेचारा डॉक्टर के पास छोड़ के आया है, कि क्या करके आया है। थोड़ा सा उनको लेके बैठिए, उनकी बातें सुनिए। सेंसिटिव टू ग्रुप डिफरेंसेस। हर ग्रुप, एक ग्रुप ऐसा होता है जो बिल्कुल आगे बैठने वाला होता है, एक ग्रुप ऐसा होता है जो हमारे यहाँ कक्षाओं में 80% से 30% तक के सब विद्यार्थी होते हैं। हर जगह गुट बनते हैं, अलग अलग गुट होते हैं, गुटों के डिफरेंसेस होते हैं, सोच में अंतर होता है, समझने में अंतर होता है। ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रुप डिफरेंसेस। हम लोग अभी भी हिंदुस्तानी कल्चर में लड़कियां एक कोने में बैठी मिलेंगी, लड़के एक कोने में बैठे मिलेंगे। होता है आप लोगों की कक्षाओं में? शायद ऐसा ही होता होगा। आर्मी कॉलेज में मैं पढ़ाता था, वहां पे उन्होंने एक कंडीशन डाल दी थी शुरू में कि मैं नहीं जानता कौन कहां से आया है, क्या है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की बैठी है। अब वो एक लड़का एक लड़की बैठा दिया तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, यार ये कौन सा तरीका है आपका। लेकिन इतनी डिसिप्लिन क्लास थी वो कि बाजू में लड़का बैठ के बेचारा डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा, लड़की और डिसिप्लिन में। नहीं तो लड़के एक कोने से कुछ टिप्पणी करेंगे, लड़कियां एक कोने से कुछ होगा, लड़के पीछे से इशारा करेंगे। आप लोग खुद देखते होंगे हमारी कक्षाओं में। ट्राई एंड चेंज, ग्रुप डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करिए। सेल्फ अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर हैविंग एम्पैथी विद अदर्स। हम अपने आप की भावनाओं पे, अपने आप के बारे में जागरूक होंगे तो स्वाभाविक तौर पे हम सामने वाले की भावनाओं को भी समझ पाएंगे। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, यू कैन नॉट फील द इमोशंस ऑफ अदर्स। जब अपनी ही भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो सामने वाले की भावनाओं को क्या समझ पाएंगे। नाउ एक सिनेरियो देखिए। योर रूममेट टेल्स यू that it hurts your feelings when you keep the room messy even after agreeing to clean it. कभी आप लोग हॉस्टल में रहे हो तो शायद वो लोग मेरी इस कुछ ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, या दो लोग, आजकल तो मियाँ बीवी में भी यही बात हो जाती है, भाई बहन में भी यही हो जाती है, तो दोनों बहनों में हम लोग एक कमरे में रहते हैं और बार बार एक जना बोलता है, यार तुम ये टावल यहाँ मत फेंका करो, यार सुबह कितनी बार समझाया है इसको, यार टांग के जाया करो, ये नहीं किया करो। कई बार हम बोलते हैं हाँ ऐसा किया, ऐसा कर दूंगा मैं, उसके बाद भी नहीं करो तो क्या होगा? योर रूममेट टेल्स यू दैट इट हर्ट्स देयर फीलिंग्स। उसको बुरा लगता है, यार तुमको कई बार बोला, तुम हाँ भी करते हो लेकिन फिर वही टावल फेंक जाओगे, वही तुम्हारे सॉक्स शूज पड़े रहेंगे, वही ऐसा कमरा गंदा रहेगा, कमरे की चादर कैसी बिखेर दोगे। तो इसमें देखिए, जिसकी लोअर एम्पैथी, you find it difficult to understand why they are so upset and feel attacked by their criticism. आपको लगेगा बार बार कि वो उसकी समझ में नहीं क्यों आ रहा, बार बार उसको इतना बुरा क्यों लग रहा है मेरा बोलना, ये कौन सा तरीका है। लेकिन अगर आप की हायर एम्पैथी, अगर आप उसकी भावनाओं को समझ पाएंगे तो यू एक्सप्लेन व्हाई यू हैव नॉट डन इट एंड टेल देम यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर हर्ट। आप उसको बताइए कि मैं क्यों नहीं कर पाया। आप ये सोचते रहे ये फालतू, इसको यार कुछ भी बोलता रहेगा, इसकी आदत है, लेकिन उसकी जगह आप उसको, अगर आप समझ पा रहे हैं उसकी भावनाओं को भी कि वो क्यों बोलता है ऐसा, तो यू एक्सप्लेन व्हाई यू हैव नॉट डन इट। आपने क्यों नहीं किया उसको समझाने का प्रयास करिए। ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही इज हर्ट, व्हाई इज ही हर्ट, देन कम अप विद एन एक्शन प्लान टुगेदर। और फिर बोलिए नहीं यार सॉरी, ठीक है मैं भी करता हूँ, चलो अपन लोग मिलके करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार ये सोचो कि इसको बुरा क्यों लगता है, मेरी चादर है ना पड़े रहने दे, मेरा टावल है ना पड़े रहने दे, इसको क्यों बुरा लगता है, ये तो गलत है। उसकी भावनाओं को समझो, उसके साथ चर्चा करके देखो, अच्छा ठीक है तुमको बुरा लग गया, सॉरी, चलिए अपन लोग मिलके करते हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन इतने से में नहीं तो हम लड़ लेंगे, क्या करना तेरे को भैया, तू दूसरा साथी ढूंढ ले यार, छोड़। दिस इज व्हाट एम्पैथी इज। टिप्स टू इंप्रूव एम्पैथी: एक्नॉलेज फीलिंग्स फर्स्ट।
सामने वाले की भावनाओं को एक्नॉलेज करिए, उसको समझिए, एंड लेट द अदर पर्सन नो दे हैव बीन हर्ड। सामने वाले को सुनिए, समझिए, उसको ये एहसास दिलवाइए कि हाँ तुमको सुना जा रहा है भाई, बोलो आप। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, बड़े उत्तेजित होंगे, प्राचार्य होने के नाते क्या होता है, नेता भी आएंगे और अपना आके जोर जोर से बोलना शुरू हो जाएंगे। मैं क्या करूं, मैं भी उनके साथ उसी टोन में चिल्लाना शुरू कर दूं क्या? सर ऐसा नहीं होता कॉलेज में, सर ऐसा होता है, सर ये होता है। हाँ बेटा बोल लिया, अब मैं बोलूं, जैसे ही मैं बोलूंगा बेटा ऐसा होता है, नहीं नहीं फिर ऐसा होता है, फिर मेरे को चुप हो जाना चाहिए, तू बोल ले भाई, बोल लिया। अब मैं बोलूं बेटा, हाँ सर बोलिए, फिर उसने बोला, मैंने 2-4 लाइन, फिर वो उत्तेजित होगा। तो उसको ये एहसास दिलाओ कि उसकी बात को मैं सुन रहा हूं, मैं कुछ बदल तो नहीं पा रहा हूं, उसकी बातों को मैं भी केवल सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। एक प्राचार्य हूं, वो उत्तेजित भाव में आया, अगर मैं भी उत्तेजित होऊंगा तो क्या होगा, सीधे FIR पुलिस हो जाएगी, बात मारपीट हो जाएगी। आपके साथ भी कक्षा में ऐसे ही होता है, कई बार वो तेज होते हैं, हाँ बोलो बोलो बेटा, तुमने बोल लिया बच्चे, अब मैं बोलूं, हाँ सर, हाँ मैडम, हाँ सर बोलिए। हम बोलने लगेंगे, फिर उसको लगेगा नहीं बात गलत हो रही, फिर वो तेज होते जाएगा, फिर वो बोलेगा। तो उसको ये एहसास दिलाइए, हाँ तुमको सुना जा रहा है, तुमने बोल लिया बच्चे, अब मैं बोलता हूँ। अगर हमने उसके साथ उसकी पिच पे बात करने की कोशिश की तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। व्यू द सिचुएशन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द अदर पर्सन। उसकी जगह आप अपने आप को खड़ा रख के देखिए कि वो जो उत्तेजित होकर आया है, क्यों आया है, कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। तो अपने आप को उस जगह पे रख के 1 मिनट के देखिए, ये उत्तेजित जो हो रहा है ये सच्चा है कि नहीं है। प्रोब एंड लिसन टू हियर व्हाट्स इंपॉर्टेंट। आखिर कारण माजरा क्या है, समझने की कोशिश की। शो यू टेक द अदर पर्सन सीरियसली बाय मेकिंग आई कॉन्टैक्ट और नॉडिंग। सामने वाला कुछ बोल रहा है, हमको बिल्कुल बुत बने नहीं बैठे, हाँ बेटा उससे नजरें, हाँ बेटा सही है बेटा, हाँ हाँ बोलो बच्चे। तो आप अगर गर्दन हिलाते रहेंगे, उसकी हाँ में हाँ कुछ मिलाएंगे, उसके साथ आंख मिला के देखेंगे, तो उसको लगेगा हाँ मुझे सुना जा रहा है। आप बिल्कुल गुस्से में एक तरफ दीवार की तरफ देखो और वो बोलता रहेगा अगर, तो उसका गुस्सा चरम सीमा पे आ जाएगा। लगता है ना आपको ऐसा? उसकी बात को सुनिए, उसको तवज्जो दीजिए थोड़ी सी, आपको लगेगा कि बच्चा अपने आप शांत होता है। सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को रेगुलेट करना, अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना। द एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड एंड थिंक क्लियरली इवन व्हेन एक्सपीरियंसिंग पावरफुल इमोशंस। जब हम बहुत गहरी भावनाओं में होते हैं उस समय सेल्फ रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता होती है। साधारण भावनाएं तो हमेशा हमारे बीच होती रहती है, चलती रहती है, रोज आए दिन होता है और आए दिन हम लोग कक्षाओं को लेते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी जो बहुत गहरी चीज, कभी मैंने कहा ना कि आए दिन हमारे किसी कलीग के साथ अनबन, प्राचार्य के साथ अनबन, घर की अनबन, समाज की अनबन, रास्ते की अनबन, ट्रैफिक जैम, कोई भी चीज हमको कभी कभी इतना ज्यादा इमोशनल कर देता, भावनाओं में बह जाते हैं। उस समय अपने आप को रेगुलेट करना, being able to manage your emotional state is essential for taking responsibility for your actions। क्योंकि अगर ऐसी भावनाओं में आपने कोई भी एक्शन लिया, कोई भी कार्य किया, उसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उस भावनाओं में था, या दोषी वो है, नहीं, वो कोई दोषी नहीं है, आप ही दोषी हैं। सारी भावनाएं आपकी हैं और आपके कारण जो आपने एक्शन लिए बैठे हैं, जो कार्यवाही कर बैठे हैं, उसके लिए अब संपूर्ण जवाबदारी आपकी हो जाती है। सो इट कैन सेव यू फ्रॉम हेस्टी डिसीजंस दैट यू हैव टू लेटर ऑन रिग्रेट। अगर ऐसी पावरफुल इमोशंस के समय हम अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाए, तो फिर जो भी होगा, जो भी उसके आउटकम्स होंगे, उसके लिए संपूर्ण जवाबदारी, मैंने कहा ना, आपकी है। आप किसी दूसरे को दोषी नहीं कर सकते। फिर ऐसा देखा है मैंने कई बार टीचरों को कि कुछ ऐसी बात कहे जाते हैं कक्षा में, एक आध प्राध्यापक ऐसे था, गुस्से में आया, 2-4 सरदार बात कर रहे थे, उन्होंने सरदारों पे टिप्पणी कर दी। उससे क्या हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि आपको जवाब देना मुश्किल हो गया। अब आप उसको क्या बोल सकते हैं? संपूर्ण जवाबदारी आपकी थी, आपने उस पावरफुल इमोशंस में जो भी बात कहे गए वो आपकी जवाबदारी है, और फिर इसके जो भी रिपरकशंस होंगे उसके लिए आप स्वयं जवाब दे रहे हैं। Managing disruptive emotions and impulses effectively, flexibility in handling change and challenges, being open to new information or perspectives. ये सारे सेल्फ रेगुलेट करने के तरीके हैं।
देखिए इसका सिनेरियो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन यू रेगुलेट. यू आर इन अ मीटिंग एंड योर बॉस क्रिटिसाइजेस यू इन फ्रंट ऑफ द कोवर्कर्स. बड़ा सामान्य सा उदाहरण लिया मैंने. आप एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और 10 लोगों के बीच में बॉस ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया. क्या लगेगा आपको? अगर आप बहुत वीक रेगुलेटर हैं, यू मे बिकम डिफेंसिव एंड स्टॉर्म एंड मूव आउट ऑफ द मीटिंग. कई लोग गुस्से से उठेंगे, सर पानी पीना, बाहर चले जाएंगे, वॉशरूम चले जाएंगे, गुस्से से सबके सामने उठेंगे, कुछ बड़बड़ाते हुए मुंह से निकल जाएंगे, या वहीं बैठ के मुंह बनाते रहेंगे और धीरे धीरे मुंह में बड़बड़ाते रहेंगे. वो सामने वाले को अननेसेसरली इरिटेट कर गए. उस समय आपको अपने आप को कंट्रोल करके एक चेहरा मुस्कुराता हुआ 1 सेकंड को दिखाइए. लेकिन होता यह है कि जरा सा किसी बॉस ने बोला और उसमें क्या होता है कि अपन वहां बैठ के या तो बड़बड़ाते रहेंगे या गुस्से में. ऐसे ही आपकी क्लास में अगर स्टूडेंट करेगा तो कैसा लगेगा आपको? आपने डांटा तो पीछे बड़बड़ 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 शुरू कर दे, क्या होगा आपको? आप स्वयं सोच के देखिए, आप उसकी जगह हो, बॉस की जगह, तो आपको भी वही लगेगा ना. फिर आप इतना इरिटेट हो चुके होंगे थोड़ी देर बाद कि आप अपने सारे इमोशन, सारे अवेयरनेस, सारे एम्पैथी भूल चुके होंगे. तो जब बॉस का बोला हुआ आपको ऐसा बुरा लग सकता है तो सोचिए, यू मेंटेन कंपोजर, देन पोलाइटली एक्सक्यूज योरसेल्फ टू प्रोसेस योर इमोशंस इन अ सेफ एनवायरनमेंट. 2 मिनट को शांत हो जाइए, 2 मिनट को अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, 2 मिनट तक आप अपने आप को कंपोज रखिए और फिर धीरे से एक ऐसे वातावरण में उठ के जाइए जहां आपको 2 मिनट को आपको आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है, कुछ आ रहा है, 2 मिनट बाद अपने आप को इमोशंस और फिर नॉर्मल होके वापस. लेकिन ऐसा होता नहीं है. मैं आपको एक इसी के ऊपर यहाँ पे एक सेल्फ रेगुलेशंस के ऊपर 1 मिनट का एक उदाहरण देता हूं, जो मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बोला था. एक छोटी सी कहानी है. पिता पुत्र सुबह सुबह नहा धो के तैयार होकर नीचे उतर के अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में आए. बच्चे को स्कूल जाना था, वो अपने यूनिफॉर्म में तैयार था. पिताजी को उसको छोड़ते हुए ऑफिस जाना था, वो अपना लैपटॉप ब्रीफकेस लिए हुए तैयार नीचे आए. फटाफट बैठे, जैसा सुबेरे का सबके साथ होता है. अचानक बच्चे का हाथ दूध के ग्लास पे लगा और दूध का ग्लास बह गया पिताजी के कपड़ों पे और बच्चे के कपड़ों पे. क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? यहां पे आता है सेल्फ रेगुलेशन. आप उठिए, कुछ नहीं होता बच्चे, कपड़े बदलिए, चलिए मैं भी कपड़े बदलता हूं और अपन स्कूल चलते हैं. उस चक्कर में अगर आप बोलो क्या बदतमीज हो तुम, ये हो वो हो, तुमको तमीज नहीं है, पूरा कचरा कर दिया तुमने, सिर्फ आपने 30 सेकंड इतना भाषण दिया, उसके बाद भी कपड़े उसको बदलने ही थे, उसके बाद भी कपड़े आपको बदलने ही थे, उसके बाद भी आपको ऑफिस जाना ही था, उसके बाद भी उसको स्कूल जाना ही था. बदलाव कुछ हुआ क्या? आपका बिहेवियर से क्या बदलाव हुआ उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं. आपने जोर जोर से चिल्लाया, बच्चा रोने गाने लग गया, रोता गाता बेचारा ऊपर से कपड़े बदल के आया, आप भी गुस्से में तिल मिलाते कपड़े बदल के आए. माँ का मूड ऑफ हो गया, वो बेचारी डाइनिंग टेबल साफ करती रही, दोनों ने नाश्ता छोड़ा, भड़बड़ाते हुए कार में बैठे, उसको स्कूल गया, उसका पूरा दिन रोते गाते निकल गया, टिफिन छूट गया. आप गए ऑफिस में, गुस्से में एक चाय बुलाई, बोले हाँ निकालो मेरा ब्रीफ केस, देखा तो ब्रीफ केस ही घर बुलाए. आपने 1 मिनट में 24 घंटे कम से कम बर्बाद कर दिए. उस समय उस पावरफुल इमोशंस को अगर आप 1 मिनट, जो आपने 30 सेकंड इतनी जोर जोर से चिल्ला के पूरा घर खराब किया, उस 30 मिनट में अगर आप कंपोजर में रहते, थोड़ी देर, कुछ नहीं होता बेटा, चलो, चीजें शायद नहीं बिगड़ती, क्योंकि समय तो उतना लगना ही था, वो सारा होना ही था जो हुआ. लेकिन उसका रिपरकशन क्या हुआ कि 24 घंटे लौट के आप आए, मुंह बनाए अपना घुस गए, लौट के बच्चा आया, मुंह बनाया घुस गया, और कम से कम 2-3 दिन घर का वातावरण खराब कर लिया आपने केवल वो 30 सेकंड में. तो 1 मिनट में सेल्फ रेगुलेशन, हाउ विल यू रेगुलेट योर इमोशंस, बहुत जरूरी होता है कि उस 1 मिनट में अगर मैं एक कंपोज फॉर्म में आ जाता, 1 मिनट के लिए अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता, जिसके लिए मैं 24 घंटे से रिग्रेट तो कर ही रहा हूं, आगे कितना रिग्रेट करूंगा, कितना उससे मेरे लॉस हो गया. तुमने अपने बच्चे को डांट लिया बॉस से, दिन भर तुमने डांट खाई कि तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है, तुम्हारा ब्रीफकेस कहाँ है, तुमने तो 30 सेकंड डांटा था, बच्चे को की वजह से तुमको 30 घंटे तक डांट करनी पड़ रही है. तो यू हैव टू रेगुलेट योर इमोशंस. उस समय हमें ऐसे सिनेरियोज में, जब हम बच्चे के साथ, जब हम अपने प्रिंसिपल के साथ, जब हम क्लास में ऐसे इमोशंस हमारे सामने आते हैं, तो 2 मिनट के लिए
कई बार हमको क्लास में ऐसा लगता है, मैंने कहा ना कि हमको लगता है कि ये क्या कर लूं मैं, उसी समय हमको कंपोज रहना है, इमोशनली अपने आप को वीक नहीं बताना है, कंट्रोल में रहना है। समय आएगा, बच्चे को भी लगेगा, आपको भी लगेगा, और उसका तरीका भी इतना अच्छा निकलेगा कि आपको लगेगा यार विजयी भी मैंने हो गई और मेरे को पता भी नहीं लगने दिया मैंने कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सेल्फ रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ टिप्स टू इंप्रूव, रिकॉग्नाइज दैट इन एवरी सिचुएशन यू हैव 3 ऑप्शंस। यही बस एक लाइन है, बाकी तो पूरी आप समझ लीजिए। हर सिनेरियो में आपके पास 3 ऑप्शन रहते ही हैं जीवन में, अटैक, अवॉइड और अप्रोच। सबसे पहले अटैक। आपने देखा सामने वाले ने कुछ बोला, बॉस ने कुछ बोला, स्टूडेंट ने कुछ बोला, और अपन ने क्या किया, सोचे समझे बिना 1 मिनट में जवाब दिया खट से, फिर बाद में लगा हो गई गड़बड़। तो अटैक या अवॉइड, चुप हो जाइए, देखी जाएगी। या फिर अप्रोच करिए, अप्रोच करना मतलब पॉजिटिवली, ऐसा नहीं ऐसा। तो देयर आर 3 ऑप्शंस, अटैक, अवॉइड, अप्रोच। नॉर्मली 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अटैक और अवॉइड इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो। Either you attack or avoid, and as it has been rightly said, avoidance is the best defense. Then beware of your emotions. Do you feel like running away from a difficult situation? Do you feel like lashing out in an anger or at someone who has hurt you? 2 तरह से यहां पे मैंने फिर किया है। Beware of your emotions. कई बार लगता है कि यहां से उठ के भागो, बहुत हो गई, अब नहीं हो पाएगा, इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, मेरे लिए हो ही नहीं सकता, मेरे लिए तो सारे दुश्मन बैठे हैं, मेरे को कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। एंड हेंस समटाइम्स यू फील दैट यू शुड रन अवे, और यू समटाइम्स लैश आउट विद एंगर, चिल्लाने लगेंगे जगह जगह, जिससे देखे उससे लड़ रहे हैं, उससे बहस कर रहे हैं, उस पर गुस्सा दिखा रहे हैं, सबकी बुराइयां करना शुरू कर दें। तो डू यू फील लाइक लैशिंग आउट इन एन एंगर? तो यही एक हमारे इमोशंस है जिसको हमको रेगुलेट करना है। Monitor your body to get clues about how you are feeling. It is not immediately obvious to you. कई बार अगर हम किसी से कह दें कि यार आई थिंक यू नीड अ साइकेट्रिस्ट, क्या होता है फिर? को लगता है कि ये मेरे को पागल डिक्लेयर कर रहे हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाना पागल डिक्लेयर होना नहीं होता। समटाइम्स मेरे में क्या है, क्यों मेरे ऐसे इमोशंस इतने वेरी कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करना, डिस्कस करना, so that you are in a position to regulate it, ये इंपॉर्टेंट है। हम उसको क्यों मान लेते हैं कि साइकेट्रिस्ट को दिखाना भी पागलपन है, या दूसरे से चर्चा या कुछ दूसरा हमको समझाने लगे तो उसको ये फील कर लो कि नहीं ये तो गलत ही हमेशा। एंड देन mindfulness, the awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment and not judgmental. हमेशा जजमेंटल होने से बचिए किसी के बारे में भी। हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा कल्चर है, आपके 2 मित्र खड़े हैं और बात कर रहे हैं और आप बोलोगे यार तुम्हारा मित्र तो बड़ा अच्छा लगता है यार, क्या बढ़िया बात करता है। वो चला जाएगा तो पहला वाला आपको बताएगा आपके सामने वो इतना अच्छा था, आप जानते ही नहीं वो क्या है, हरकत क्या है उसकी। तो डोंट बी सो जजमेंटल, यू आर समटाइम्स सो जजमेंटल सो अर्ली कि आप किसी के बारे में 2 मिनट पहले बोलते वो बहुत बढ़िया था, और 2 मिनट बाद कोई आके बताता अरे वो तो बाहर पकड़ा गया, अरे बाप रे वो तो बहुत ही घटिया इंसान था, तो आप एकदम जजमेंटल हो जाते हैं। तो जजमेंटल मत होइए। देन कम्स मोटिवेशन, the ability to use your deepest emotions to move and guide you towards the ability enables you to take in motivation। साधारणतः कॉमर्स और मैनेजमेंट के टीचर्स को जो साधारण हमारी मैस्लो थ्योरी है या मैकग्रेगर थ्योरी है, अगर उसको हम लेके चले तो बहुत क्लियर है कि एक्स और वाई थ्योरी जब हम पढ़ाते हैं तो उसका उदाहरण ही यही है कि एक काम नहीं करना चाहता, काम पसंद नहीं करता, दूसरा काम करना चाहता, पॉजिटिव है, उसी में इतना अंतर है कि मोटिवेशन थ्योरीज तो आप लोगों ने वहां पढ़ी होंगी। बट हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट इन इमोशनल इंटेलिजेंस। स्ट्राइव टू इंप्रूव और मीट अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, पर्सनल ड्राइव टू अचीव गोल्स, शोइंग इनिशिएटिव एंड ऑप्टिमिज्म। अपने आप से भी प्रेरित होइए, मुझे ये काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, यू अचीव समथिंग एंड पोस्टेड अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। ये इसलिए बता रहा हूं कि वो जो मोटिवेशन आपने पढ़ा है ना, उससे थोड़ा सा हट के आपको अपने आप के ऊपर लागू करना है। आपको कोई एक प्राइज मिली, कोई एक सर्टिफिकेट मिलता अपने को, अपन ने एक रिसर्च पेपर बहुत अच्छा लिखा है, वो पब्लिश होके आया,
अपने को बड़ी फीलिंग अंदर से आई कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, और आपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट कर दिया। क्यों किया सोशल मीडिया पे पोस्ट? ये देखने के लिए कि कितने लाइक आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कौन कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कमेंट कर रहा है। मतलब कुल मिला के अपना रिमोट, अपनी चाबी दूसरे के हाथ में दे दी। और अगर आपके ऊपर लाइक नहीं आए, और अगर किसी आपके मित्र ने अच्छे ने कोई कमेंट नहीं किया, तो आपकी भावना को भी यू मे क्वेश्चन योर सक्सेस और वर्थ बिकॉज योर पोस्ट डिडंट लाइक मेनी लाइक्स। बहुत लाइक्स नहीं मिले तो क्या होगा? हम खुद ही सोचने लगेंगे यार क्या है, मतलब मेरी सक्सेस से लोग खुशी नहीं है, या ये सक्सेस नहीं है, या इट इज नॉट वर्थ इवन अ लाइक, या मेरे दोस्तों ने ऐसा क्यों किया। मतलब आपने सारे के सारे रिमोट और चाबियां लोगों को दे के रखी हुई हैं कि अगर वो लाइक कर दें एक सैकड़ा लाइक, तो आपके सबसे घटिया के क्वेश्चन के ऊपर भी अगर 100 लाइक मिल जाए तो आपको लगेगा ये लाइक, अरे बहुतों ने लाइक दिया, मतलब बहुत अच्छा हो गया क्या? नहीं, दूसरों को चाबी। यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने एक अच्छा पेपर लिखा, आपका पेपर पब्लिश हुआ, आपको अपने आप से अंतरात्मा से लगा, अभी प्रेरित हुए कि नहीं मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे आगे और करने की जरूरत है। और अगर लाइक्स नहीं भी मिले हैं तो इससे बेहतर कुछ और करने की जरूरत है। बी अप्रिशिएटिव ऑफ एनी सपोर्ट यू रिसीव। जितनों ने दिया ठीक है ना, उनके लाइक्स या डिसलाइक से मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। जो उन्होंने लाइक किया है ठीक है, नहीं किया है मतलब अभी कहीं और गुंजाइश है, मुझे अपने आप में इंप्रूव करना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? कहाँ लगता है सबने लाइक कर देते तो कहते ना कि सारे तारीफ करने, अगर मेरा फीडबैक, किसी का फीडबैक 100% लाइक 100% डिसलाइक अगर है तो वो भी कहते हैं किसी काम का नहीं है। देयर इज एन एलिमिनेशन थ्योरी कि एलिमिनेट द एक्सट्रीम्स। तो इसीलिए उसने लाइक किया नहीं किया, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर द गोल दैट यू हैव अचीव्ड। यू शुड बी प्राउड। आपको लग रहा ना, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इससे पहले जो काम किया था उससे बेहतर किया, इसीलिए आपकी अंतरात्मा से आपको लग रहा है आपने बेहतर काम किया है, आपका पेपर बहुत अच्छा है। यू अचीव्ड एन अप्रिशिएटिव ऑफ एनी सपोर्ट यू रिसीव। जिसने भी बोला है फाइन, ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूं जो मैंने किया है। To motivate yourself, develop a sense of personal satisfaction. दूसरों को कभी भी चाबी मत दीजिए अपनी, प्लीज अपना रिमोट मत दीजिए। बी सेटिस्फाइड पर्सनली, हाँ मैंने अच्छा काम किया है, ये काम मेरे हिसाब से मैंने जितना बेस्ट कर सकता हूं करूंगा और भी कर सकता हूं। सीक आउट अदर मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। आपके आसपास जो अभी प्रेरित लोग हैं उनको देखिए, उनसे समझिए, उनसे मिलिए, क्यों वो इतना मुस्कुराते रहते हैं, वो क्यों इतना खुश रहते हैं, उसकी कारण जानिए। उसको कमी के रूप में मत देखिए, अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करिए कि वो इतने खुश कैसे रहते हैं, वो भी तो मेरे ही जैसे इंसान है, उनके समाज में उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मत सोचिए। सिर्फ उनके चेहरे से नहीं दिख रही इसलिए आपको लगता है कि उनके यहाँ परेशानी नहीं है। हमारी जीवन में सारी परेशानी है, हमारे ही माता पिता खराब है, हमारी बीवी बच्चे खराब है, हमारी पड़ोसी खराब है, सबके हैं। क्योंकि आपका पड़ोसी खराब है तो वो आपका पड़ोसी है, तो पड़ोसी तो आप भी खराब हुए उसके, तो उससे अभी प्रेरित हुए जी कि वो कैसा इतना अच्छा रह लेता है। यूज रियलिस्टिक सेल्फ टॉक एंड रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ प्रीवियस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। Set challenging goals and take calculated risks. Persist despite setbacks which are viewed as manageable circumstances. Last, social skills. समाज में आप रहते हैं, समाज में कैसे रहते हैं, समाज से क्या सीखना है मुझे। The ability to manage, influence and inspire emotions of others. हम एक बड़े समाज में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमको सबकी भावनाओं को समझना है, उसको इंस्पायर होना है, उससे उनको इन्फ्लुएंस करना है। वर्किंग विद अदर्स टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल, एक टीम की तरह चलना है, एक टीम की तरह काम करना है। हम कभी भी अकेले कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जीवन में। सो वर्किंग विद अदर्स टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल, बीइंग एबल टू हैंडल इमोशंस इन रिलेशनशिप्स। कभी एक ग्रुप में जब चर्चा चलती है, कुछ बड़े भावुक हो जाते हैं, कुछ बड़े गुस्से में आ जाते हैं, कुछ अपनी बात को हमेशा तर्क संगत करके हमेशा सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। बीइंग एबल टू हैंडल इमोशंस इन रिलेशनशिप, सबकी अलग अलग है। बीइंग एबल टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स आर एसेंशियल। देखिए इसका उदाहरण से आपको क्लियर होगा। यू आर न्यू एज अ टीचर, ये आप ही लोगों के लिए किया हुआ है मैंने विशेषकर। यू आर न्यू एज अ टीचर इन अ क्लास।
and you feel the students are not very attentive and responsive. ये आप लोगों के साथ पहले पहले घटनाएं घटी होंगी. आज तो अब आपको 5-7 साल 8 साल हो गए. You are new as a teacher in a class and you feel the students are not very attentive and responsive. आप नए नए हैं, आप क्लास में गए हैं. मैं अपना छोटा सा उदाहरण दे दूं. मैंने जिस दिन पहली बार 40 साल पहले चौक डस्टर पकड़ा था, क्लास में गया, अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, 25 मिनट में मेरा टॉपिक खत्म हो गया. अब 20 मिनट बच्चे, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या. मैंने बच्चों को खड़ा करके पूछा, हाँ बेटा सब समझ में आ गई. वो मेरी क्लास इंग्लिश मीडियम की कीनियंस और नाइजीरियंस की थी, और बड़े बड़े लोग उस समय, मतलब 40-45 साल के लोग आते थे स्पॉन्सर्ड कंपनी से. मैंने उनसे पूछ लिया, बेटा समझ में आ गई. एक अंकल जैसे खड़े हुए धीरे से मेरे बोलते, नहीं सर कुछ नहीं समझ में आया. उस समय मुझे क्या करना चाहिए था? मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या घटना. यहां पे भी वही है. यू आर न्यू इन अ क्लास एज अ टीचर, स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव और रिस्पॉन्सिबल. मैंने जब उससे पूछा क्यों नहीं समझ में आया, तो बोले सर आप इतनी फास्ट थे कि हम पकड़ ही नहीं पाए. तो अपन नए नए टीचर थे, रट के गए थे, बोलते चले गए 25 मिनट में, फटाफट 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 सारा बोल दिया. उस बार लगा हाँ बेटा सब समझ में. अपने को तो लगा बड़ा बढ़िया बोला अपन ने, क्योंकि जितना रट के गए थे पूरा बोल दिया. अब वो 25 मिनट में लेक्चर खत्म होगा तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया. तो यहाँ पे भी आपके साथ है. यू आर न्यू इन अ क्लास एंड यू फाइंड पीपल आर नॉट अटेंटिव, नॉट रिस्पॉन्सिव. यू मे स्टॉप पेइंग अटेंशन. आपको लगता है छोड़ो मरने दो, अपने को क्या लेना देना, अपने को तो 40 मिनट बोलना, चले जाना. एक तो ये तरीका, यू मे स्टॉप पेइंग अटेंशन एंड डिसाइड देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद दिस क्लास. आपको लगता है बच्चे ही ऐसे ही आजकल के, ये बच्चे ही खराब है सब, ये पीढ़ियां ही खराब है, ये पता नहीं कहाँ गांव से आए, पता नहीं ये है, कुछ भी. अपना बनाओ, छोड़ो मरने दो, अपने को क्या लेना देना, अपने को 40 मिनट बोलना, चले जाना, समझ में आना. और you ask open-ended questions, maintain good eye contact and proactive and listening. या तो आपके पास ये तरीका है कि चलो ठीक है, अब मैं नहीं बोल रहा हूं, बच्चों से बात करना शुरू किया, बोलो बेटा, उनसे चर्चा करिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन दीजिए. चलो ये प्रश्न है, जवाब दो. गलत दोगे तो भी मैं डांटूंगा नहीं, दीजिए तो सही जवाब. अच्छा आओ बेटा तुम ये चौक पकड़ो, चलो और टेबल पे खड़ो बेटा, चलो 2 वाक्य तुम बोलो. वो अगली बार ईमानदारी से बेचारा कुर्सी से नहीं लेगा. जब उसको डायस पे आप खड़ा कर दोगे 2 क्वेश्चन बोलने को, तो उसको लगेगा कपड़े गीले हो जाएंगे. तो यू हैव टू बी ओपन विद द स्टूडेंट्स. उसको बुलाइए, उसके आंख से आंख मिला के देखिए, हाँ बेटा तेरी समझ में नहीं आ रहा, चल बेटा एक क्वेश्चन मैं तेरे से पूछता हूँ, चल इसका उत्तर दे. वो बेचारा कुछ समझ में नहीं आएगा, अच्छा दूसरों को तू उत्तर दे बेटा, चल कुछ भी दे, गलत भी दे, नहीं डांटूंगा तेरे को कुछ भी. अच्छा चल बेटा ये काम कर, तू आ जा यहाँ पे, तेरे को गाना आता, तू गाने ही सुना दे बेटा, डायस पे खड़े तो हो. तो द पॉइंट इज यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू आर अ सोशल बीइंग, एंड हेंस सोसाइटी के साथ आपको चलना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा. टिप्स टू वैल्यू अदर्स. सामने वाले की कीमत करिए, सामने वाले को जानने की कोशिश करिए. प्रमोट अ फ्रेंडली कोऑपरेटिव क्लाइमेट. शेयर क्रेडिट विद योर टीम मेंबर्स. अगर आप सफल हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके विद्यार्थी हैं, जिसकी जो आपकी सफलता की एक्चुअल कुंजी है, जो आपकी संपत्ति है, वो विद्यार्थी. अगर आप सफल हैं तो अपने विद्यार्थियों को उसका श्रेय जरूर दें कि हाँ आज तुम्हारी वजह से मैं सफल हूं. टीम मेंबर्स के साथ चलने की कोशिश करें. हैंडल एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स इमोशंस इफेक्टिवली. ठीक है. और फाइनली टू कंक्लूड, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बेनिफिट योर लाइफ. डेफिनेटली एक यहाँ पे वाक्य कहना मुझे अच्छा लग रहा है. कई बार हम कहते हैं पढ़ा लिखा डैश, और वो पढ़ा लिखा डैश कैसे हो सकता है ये आप ही जानिए. इसीलिए शिक्षक और शिक्षक, प्राध्यापक और प्राध्यापक में जमीन आसमान का अंतर होता है, और उस अंतर का कारण केवल एक ही है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस. दोनों ही टीचर जो पढ़ा रहे हैं, दोनों ही फर्स्ट डिवीजन बीकॉम एमकॉम पीएचडी हैं, लेकिन एक बहुत सफल है, एक सफल नहीं है. उसका मुख्य कारण यही है कि इमोशनली वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा है. सो डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बेनिफिट योर लाइफ. दीज एबिलिटीज कैन हेल्प यू इंप्रूव रिलेशनशिप्स and perform well in social situations. In addition, it also increases awareness of your own feelings. और इसके बाद में एक इंग्लिश की एरिस्टोटल की कहावत है जो बड़ी पॉपुलर है, anyone can become angry. गुस्सा किसी को भी आ सकता है और आता ही है. Anyone can become angry, that is easy. But to be angry with the right person for the right degree at the right time for the right purpose,
and in the right way, that is not easy. गुस्सा तो आता है, कितना आना चाहिए, कब आना चाहिए, किसके सामने आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, कहां सीमाएं हैं मेरी, ये सीख लेना ही इमोशनल इंटेलिजेंस है. I think I have taken sufficient time, and let us have some question answers on this.